बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं MPPT या CGPT या जो भी कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए। तो बच्चों आज की इस वीडियो में 100 MCQ आपके पशुपालन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ बच्चों। मैं वह सभी प्रश्न जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप 12th के छात्र हैं, अगर 12th एग्रीकल्चर है आपके पास, तो आपको सभी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे बच्चों। चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए। बड़े अच्छी प्रकार से हम इन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। बच्चों ये रहा सबसे पहले प्रश्न आपका, बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति जो पाली जाती है वो कौन सी आपकी प्रजाति है? बताइए, बुंदेलखंड जो है वहाँ पर कौन सी गाय पाली जाती है? ध्यान रखें वो है आपकी कैन कथा। कौन सी है? कैन है, कन नहीं है कि इसमें एक ही मात्रा और चढ़ेगी, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। दूसरा है बच्चों, कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति कौन सी है? तो कर्नाटक का जिसका जो उत्पत्ति स्थान है अमृत महल, अमृत महल जो आपकी गाय है इसका उत्पत्ति स्थान कर्नाटक, और इसको कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पाला जाता है। आगे बात करें बच्चों, अगर हम आगे है आपका इंग्लिश चैनल की मूल निवासी गाय की प्रजाति कौन सी है? इंग्लिश चैनल जहाँ पर आपका इसका मूल स्थान माना जाता है वो इंग्लिश चैनल की मूल निवासी, वैसे तो बच्चों जर्सी होती है, जर्सी का जो उत्पत्ति स्थान है वो आपका इंग्लिश चैनल है, लेकिन आपकी जो ध्यान रखना है इस तरीके से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है जरसिंध के नाम से, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। वहाँ की जरसिंध भी उसको कहा जाता है, इंग्लिश चैनल जिसका मूल स्थान है। संकर गाय की प्रजाति नहीं है, तो संकर गाय आपकी आयरशायर एक ऐसी नस्ल है बच्चों, आयरशायर जो कि आपकी क्या है, जो संकर नहीं है, हाइब्रिड वैरायटी आपकी नस्ल गाय की नहीं है, ठीक है। चलिए, आयरशायर जो है बच्चों सब जानते हैं गाय की सबसे सुंदर नस्ल है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? आयरशायर, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है? बच्चों जिसकी ऊन खुरदरी होती है वह नस्ल है आपकी बीकानेरी। कौन सी नस्ल है? बीकानेरी जो आपकी नस्ल है भेड़ की, इसकी ऊन थोड़ी सी आपकी कैसी होती है? खुरदरी होती है। आप लोग जानते होंगे खुरदरी का मीन्स क्या होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बच्चों आपका अच्छी ऊन वाली भेड़, अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है? ध्यान रखें जिसकी अच्छी ऊन आपकी, जिसकी वो प्रजाति आपकी इंडियन, वो ध्यान रखना आपकी कौन सी है? लोही। कौन सी है आपकी? लोही जो भेड़ है बच्चों इसकी ऊन सबसे अच्छी होती है। बात करें आगे 7वें प्रश्न की बच्चों, 7वां प्रश्न है आपका, भारतीय गाय का औसत दूध उत्पादन प्रति वर्ष होता है? तो लगभग भारतीय गाय हमारी जो देसी गाय होती है ना, देसी गाय पूरे ब्यात में लगभग कितना दूध दे देती है? 390 लीटर। कितना दूध दे देती है? 390 लीटर तक दूध उत्पादन कर देती है जो हमारी देसी गाय होती है प्रति वर्ष, प्रति ब्यात में कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है। बच्चों गाय के दूध में पानी की मात्रा अगर एवरेज की बात करें तो 86% होती है, और अगर हम ऐसे बात करें सब गाय में सब में अलग अलग, आपने देखा होगा जब हम कंपोजिशन पढ़ते हैं गाय के दूध का तो किसी में आपको 83-84 भी मिलेगा, किसी में 82 भी मिला होगा आपको पानी की मात्रा, आपको किसी में 87 भी मिला होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। एवरेज यहाँ पे बात करते हैं तो वो है 86%, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपका, द्विउद्देशीय बकरी का नाम बताइए। डबल पर्पज ब्रीड कौन सी है बकरी की? सब जानते हैं डबल पर्पज जो ब्रीड है बकरी की वो है आपकी बर्बरी। बर्बरी दूध भी देती है और इससे मांस भी प्राप्त होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। और बर्बरी बकरी को हमेशा ध्यान रखना कहाँ पाला जाता है? आपको शहरी बकरी भी इसको कहते हैं, इसको हमेशा बाजार वाले क्षेत्र में पाला जाता है। उड़ीसा में पाली जाने वाली बकरी का नाम है, उड़ीसा में पाली जाने वाली, एक बड़ी ली आएगी इसमें, उड़ीसा में पाली जाती है, यानी कि जो वहाँ का उत्पत्ति स्थान है इसका, जो आपकी गंजन नहीं है, ये ध्यान रखें आपकी कौन सी है? गंजम होती है। माँ याद रखना, ये ना नहीं है, माँ है, गंजम बकरी है ना, इसका उत्पत्ति स्थान उड़ीसा है और ये आपकी वहाँ पर पाली जाती है।
बकरी का दूध होता है कैसा होता है बच्चों? बकरी का दूध क्षारीय होता है। ये ध्यान रखें, आपने देखा होगा कि दूध का जो पीएच होता है, हम बात करें जनरली तो 6.6 होता है। कितना होता है? 6.6 होता है। लेकिन हम बात करें यहाँ पे बकरी के दूध की तो इसका जो पीएच होता है वो 7 के एबव होता है, मतलब 7 से अधिक होता है। तो ध्यान रखें बकरी का दूध कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट है प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में बकरियां नहीं पाई जाती हैं? तो याद रखें कर्नाटक जो राज्य है यहां पर बकरियां आपकी सबसे कम या कह सकते हैं बिल्कुल नहीं पाली जाती हैं, नहीं पाई जाती हैं। ये भी जनरली आप लोग याद रखना, कर्नाटक राज्य कैसा है जहां पर बकरियां नहीं पाई जाती हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि कर्नाटक में ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन कैसे बनाया है ये तो मैं भी नहीं समझ सकता। इससे पहली बार इस प्रश्न को पढ़ा है कि राय आपकी कर्नाटक में बकरियां नहीं पाई है। चलो अगर ये कह रहे हैं तो हो सकता है ये सही ही होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम आगे। गरीबों की गाय की, गरीबों की गाय किसको कहते हैं? गरीब की गाय कहा जाता है बकरी को। बहुत सिंपल है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी गाय की प्रजाति अधिकतम दुधारू है? तो ध्यान रखना इस दुनिया की सबसे अधिक दूध देने वाली जो बकरी जो भैंस आपकी गाय है, सॉरी क्या है गाय, वो है होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या है? पूरा नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन, जो कि हॉलैंड की है और ये दुनिया की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। ध्यान रखना आप लोग। बात करते हैं हम लोग आगे, आंध्र प्रदेश की गाय की प्रजाति आपकी नहीं है। तो आंध्र प्रदेश की जो गाय की प्रजाति नहीं, जैसे कॉकरेज है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में नहीं पाई जाती, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे बच्चों, नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी। तो सबसे अधिक दूध देने वाली अगर बकरी बात करें विदेशी बकरी तो सानेन है। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक दूध आपको बीटल से मिल जाता है। विदेशी नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, ऑप्शन में ही नहीं आता है। अगर सानेन वैसे आपकी विदेशी नस्ल है बकरी की, सबसे अधिक दूध देती है, इसे हम दूध की रानी कहते हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो बीटल का सबसे अच्छा प्रोडक्शन दूध का होता है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। 17वां आपका प्रश्न है, बकरी की आपकी जो खाल के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। बच्चों आपको बकरी की खाल से निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा मिलती है हमारे देश के लिए? वो मिलती है लगभग 1000 लाख। बहुत अच्छे, 1000 लाख बकरी की खाल का बहुत यूज किया जाता है विदेशों में, तो वहां से हमें 1000 लाख क्या मिलता है? विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। कुल दूध उत्पादन में भेड़ के दूध का कितना परसेंट होता है? टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें 4.5% किसका होता है? ध्यान रखना 4.5% भेड़ से हमको प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं बच्चों, भारतीय शौक के साथ क्या पालते हैं? तो ये तो जनरल है, कुत्ते पालते हैं। इसको यहाँ पे एग्रीकल्चर में कोई इसका मतलब नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर कोई पूछे शौक के साथ क्या पालते हैं, अगर भेड़ बकरी और इस तरीके से ऑप्शन आता है तो कुत्ता ऑप्शन में आता है, तो आप कुत्ता लगा के आएंगे। बात कर रहे हैं हम आगे बच्चों, ब्लैक बंगाल कैसी प्रजाति है? तो ब्लैक बंगाल जनरली मांस के लिए पाली जाने वाली बकरी है। ध्यान रखना ये मांस वाली आपकी बकरी है। आंध्र प्रदेश में पाली जाने वाली भेड़ प्रजाति कौन सी है? तो बच्चों याद रखें आंध्र प्रदेश में जो पाली जाती है वो है आपकी नेल्लोरी। कौन सी है? नेल्लोरी आपकी जो बकरी है, इसको आपको अब नेल्लोरी जो भेड़ है, सॉरी ध्यान रखें भेड़ की प्रजाति है और इसको आंध्र प्रदेश में मुख्यतः पाला जाता है। राजस्थान की प्रमुख भेड़ का उदाहरण है। तो राजस्थान की वैसे जो भेड़ है आपको वो है आपकी सोनादी कहा जा रहा है, लेकिन आज की डेट में बात करें चोकला। ध्यान रखें राजस्थान की जो आपकी जो बकरी है वो है, सॉरी भेड़ की बात करें वो है आपकी चोकला, ठीक है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। भेड़ की विदेशी प्रजाति नहीं है, भेड़ की विदेशी प्रजाति नहीं है। साउथ डॉन एक जो है आपकी ऑप्शन में से इसको निकाला गया है, भेड़ की विदेशी प्रजाति है साउथ डॉन, क्योंकि नाम से ऐसा लगता है कि विदेशी हो, लेकिन साउथ डॉन आपकी देसी नस्ल है बकरी की, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका जम्मू कश्मीर की प्रमुख भेड़ की प्रजाति का नाम बताइए। तो जम्मू कश्मीर में तो वैसे बहुत सारी आपकी नस्ल हैं जो आपकी भेड़ की वो पाली जाती हैं, लेकिन गुरेज नुरेज जो नस्लें हैं ये आपके लिए वहां पर पाले जाओ। गुरेज नरेज दोनों आपकी ऐसी नस्लें हैं जिनसे मांस प्राप्त होता है। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूं, वहां की एक नस्ल और होती है कश्मीरी, जिसको पश्मीना के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपकी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की बकरी है, भेड़ है, सॉरी याद रखें वो बकरी है, सॉरी बकरी है वो,
ठीक है ना, वो ध्यान रखें आप लोग। यहाँ भेड़ की बात कर रहे हैं तो गुरेज आपकी जम्मू कश्मीर की है। कंफ्यूजन हो जाता है भेड़ बकरी में कई बार, तो इसलिए आप थोड़ा सा ये सावधान हैं इस चीज़ से। भैंस के गर्भकाल की बात करें तो भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 307 दिन लिख रहा है आप, इस कई बार ऑप्शन में 310 आ जाता है, तो 10 भी 310 भी सही है, ठीक है ना, दोनों ही अपने आप में सही है, तो कंफ्यूजन आप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर दोनों ऑप्शन आ जाए तो नहीं बच्चे, दो ऑप्शन दोनों एक जैसे ऑप्शन नहीं आएंगे, बहुत आपका अंतर आता है, या तो 325 आएगा या 212, इस तरीके से पूछा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 2-3 दिन का तो अंतर हो सकता है ना। आप जानते हो कि गाय भैंस या कुछ कोई मनुष्य भी हो तो 2-3 दिन तो कम ऊपर या नीचे चलता ही है अभी आने का, ठीक है ना, तो कंफ्यूज आप बिल्कुल ना हो। 26वां प्रश्न है बच्चों, गाय को खुरैरा मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? गाय को खुरैरा इसलिए किया जाता है कि उसका सफाई के लिए और उसका रक्त संचार बढ़ाने के लिए खुरैरा किया जाता है। ध्यान रखना, खुरैरा एक यंत्र होता है और पशु को एक खुजाने के लिए जनरली प्रयोग, रक्त संचार बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका 27वां, एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? एक बछड़ा अगर पर डे प्रतिदिन बढ़ रहा है तो कितना बढ़ लेता है? तो 250 ग्राम उसका पर डे वजन बढ़ता जाता है। कितना ग्राम? 250 ग्राम एक बछड़े का वजन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? अगर बछड़े को हमको चिन्हित करना है, जिसकी जैसे सील लगाई जाती है, कई तरह कानों में सील लगाते हैं या कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं, तो उसको 1 सप्ताह की आयु है तो उस समय ही उसको क्या कर देना चाहिए? चिन्हित कर देना चाहिए, क्योंकि चिन्हित उस समय करोगे तो पशु को जो है दर्द कम होगा, इसलिए, ठीक है। आगे बात करें, गोल पशुगृह का मुख्य लाभ कितना है? अगर हम पशु जो शाला बनाते हैं, अगर हम वो गोल बनाते हैं तो उसका मुख्य लाभ क्या है? तो ध्यान रखें, उसका मुख्य लाभ है प्रकाश का समय व वितरण, प्रकाश भी मिल जाता है और उसका प्रकाश का समय वितरण, मतलब पूरी तरीके से प्रकाश वहां पर मिल जाता है पशुओं के लिए, जहां हम बनाते हैं पशुशाला। एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान कितनी आवश्यकता होती है? अगर एक भैंस है उसके लिए हम लोग घर बना रहे हैं एक पशु, तो उसके लिए कितना स्थान चाहिए? तो 25 से 35 वर्ग फीट, याद रहे कितना चाहिए? 25 से 35 वर्ग फीट एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं बच्चों, आप अगर MPPAT की तैयारी कर रहे हो तो इन प्रश्नों को आप बड़े अच्छे तरीके से समझ लें और आगे बहुत काम आएंगे। आपके ये जो एग्जाम होगा उसमें ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है। ये वाला जो 30वां प्रश्न है इसको आप अच्छी तरीके, बाकी वो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, वैसे ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पे मिला है। बात करते हैं हम आगे। 31वां प्रश्न है बच्चों आपका कि मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी होती है? मुर्रा भैंस जब पहली बार ब्याती है तो कितने दिन में ब्याती है? ध्यान रखें 37 माह। 37 माह की जब वो हो जाती है तो पहली बार वो क्या होती है? ब्याती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके 32वें प्रश्न की ओर, ठीक है बच्चों। विपतन प्रक्रम में होती है क्या? ध्यान रखना, कम दुधारू गायों का अलगाव विपतन प्रक्रम में ये किया जाता है। जो कम दुधारू गाय होती है ना उनको अलग कर दिया जाता है, ध्यान रखना, उसे विपतन प्रक्रम कहा जाता है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। कम दुधारू जो गाय होती हैं उनको अलग करना ही विपतन प्रक्रम कहलाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। बच्चे को कितनी खीस पिलानी चाहिए? एक बछड़ा अगर पैदा हुआ है तो उसको उसके शरीर के वजन का 1/10 भाग पिलाना चाहिए, ठीक है। उसका वजन अगर कितना है आपका, ध्यान रखें 10 भाग का 1 आपको उसको भाग का क्या खिलाना है? दूध पिलाना है, खीस पिलाना, सॉरी दूध तो उस समय नहीं कहेंगे। खीस क्या होता है सब जानते हैं कि जब भी गाय या भैंस ब्याती है तो उसका जो फर्स्ट का दूध होता है 2-3 दिन जो निकलता है उसको हम गांव की भाषा में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन वो क्या होता है? खीस कहलाता है। इंग्लिश में इसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो शरीर के भार का 1/10 भाग उसको पिलाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चे को जन्म के कितने समय तक माँ का दूध पिलाना चाहिए? क्योंकि ये किसी उसकी बात नहीं चल रही है, किसकी बात नहीं चल रही है, समझ रहे हैं ना आपको, ये बात आपके पशु की चल रही है। किसकी? तो पशु में जो बछड़े होते हैं ना उनको 3 माह तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिससे वो अच्छी तरीके से उनकी वृद्धि और विकास हो सके। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, पशु को खुले में रखने के लिए क्या उपयुक्त रहता है?
ध्यान रखें, छायादार वृक्ष, यहाँ पर जगह 80 से 100 वर्ग फीट, खुला स्थान हो तो वहां पर आप रख सकते हैं। इतने स्थान की आवश्यकता होती है, कितना, ध्यान रखें 80 से 100 वर्ग फीट में हम खुले स्थान पे रख सकते हैं। और अगर हम उसको ढककर रखें, किसी घर में अगर उसको रख रहे हैं, किसी पशुशाला में उसको रख रहे हैं, तो स्थान चाहिए 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान। क्लियर, खुले में 80 से 100 वर्ग फीट और आपका जो बंद है तो वहां पर 20 से 25 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। ये चीज आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? अगर एक पशु है तो उसके लिए जो उपयुक्त स्थान है वो कितना होना चाहिए? तो ध्यान रखना, उसके लिए 1.25 मीटर स्थान चाहिए। ठीक है ना, कि वहां पर वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। खुरपका मुंहपका रोग, सब जानते हैं खुरपका मुंहपका रोग के बारे में। खुरपका मुंहपका जो रोग होता है, इससे पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? उसका स्वास्थ्य बिल्कुल कमजोर हो जाता है। पशु इसमें मरता तो नहीं है, खुरपका मुंहपका रोग में सिर्फ 10% ही पशु की मृत्यु होती है, जिसमें पशु के खुर और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, इससे पशु लंगड़ा कर चलता है कई बार, और पशु जो है अच्छी प्रकार से जो भोजन करता है उसको चबा नहीं पाता, उसका स्वास्थ्य पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं 38वें प्रश्न की। 38वां प्रश्न है, सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं में होता है? ध्यान रखें, जो सींग का कैंसर है कई बार कौन से पशुओं में हो जाता है? तो जो बड़े बड़े सींग होते हैं ना, उनमें बड़े पशु जो होते हैं, गाय भैंस तो उनमें आपका ये होता है। भेड़ बकरियों में ये रोग नहीं होता। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, शारीरिक तापमान किसका अधिक होता है? तो याद रखें, मुर्गी का तापमान सबसे अधिक होता है। और कितना होता है वो भी बता दूं, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, कितना होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गी का टेम्परेचर होता है। इससे ज़्यादा किसी भी आपके पशु का नहीं होता। जैसे गाय भैंस से उनका तो बहुत कम होता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बकरी की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो याद रखें, जो बकरी की नाड़ी गति होती है और भेड़ की नाड़ी गति होती है लगभग सेम टू सेम होती है। ध्यान रखें, 60 से 90 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में इतनी बार आपकी नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। आपकी नहीं, बकरी की, आपकी तो 72 बार होती है। कितनी होती है? मनुष्य की 72 बार होती है। बकरी और भेड़ की लगभग बराबर होती है नाड़ी गति। याद रखें, 60 से 90 बार प्रति मिनट। किस बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से लाभ पहुंचता है? बच्चों बीमारी का नाम याद रखें, दुग्ध ज्वर। क्या कहते हैं इसको? दुग्ध ज्वर। यह रोग ध्यान रखें कैल्शियम की कमी से होता है पशु में। किसकी कमी से? याद रखें, दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। और इसमें पशु के थनों में हवा भरी जाती है, जिससे उसे काफी आराम मिलता है। बच्चों आगे नेक्स्ट आपका प्रश्न 43वां, बकरी की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? बच्चों बकरी की जो श्वसन दर प्रति मिनट होती है ना, वो होती है 12 से 20 बार प्रति मिनट। लगभग इतनी ही आपकी भेड़ की होती है। ध्यान रखें, श्वसन दर प्रति मिनट और नाड़ी गति जो होती है लगभग सेम होती है भेड़ और बकरी का। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। 12 से 20 है, कई बार 1620 भी आ जाता है, तो ये भी आपका सही माना जाएगा क्योंकि उसी के बीच में है। किस रोग में पशु की 6 से 24 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी, वैसे दुग्ध ज्वर आपका जो बीमारी है उसमें 6 से 24 घंटे में मृत्यु भी हो जाती है। कई बार ऐसा अगर लक्षण हम नहीं देखे तो 6 से 24 घंटे में भी मृत्यु हो जाती है। वैसे दुग्ध ज्वर में कम मृत्यु होती है, मेरा तो ये मानना है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक मुझे नॉलेज है। दुग्ध ज्वर में तो बीमा जो आपका दुग्ध ज्वर जब होता है तो उसमें पशु मरता कम है। लेकिन जैसे गलघोंटू है, पशु प्लेग है, आपका जो इंथैक्स बीमारी है, इनमें पशु ज़्यादा मरता है। लेकिन जो आपका खुरपका मुंहपका रोग और दुग्ध ज्वर, ये दो ऐसी बीमारी है जिनमें पशु की जो मृत्यु होती है ना वो कम होती है। ध्यान रखें, यहाँ पर लिखा है कि 624 घंटे में हो जाती है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कम मानता हूँ। फिर भी आपको कंफर्म करके इस चीज़ के बारे में आपको क्लियर कर दूंगा कल तक। ठीक है, जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विरायता जो लिखा हुआ है, विरायता नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चिरायता होता है। चिरायता एक औषधि होती है बच्चों, इसको चा कर लेना आप लोग, जो है क्या कर लेना। तो चिरायता जो है आपका इस रोग बुखार में इसका उपयोग किया जाता है। बुखार को कम करने के लिए या बुखार को रोकने के लिए आपका चिरायता का उपयोग कर। चिरायता एक औषधि होती है, बस इतना याद रखें, विरायता नहीं है, चिरायता है।
ठीक है ना, ये टाइपिंग में कुछ भी लिख देते हैं। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका बच्चों पैचिस में प्रयुक्त किया जाता है अफीम को। पैचिस क्या होता है? पैचिस का मतलब होता है पशुओं में दस्त लगना। पिचकारी नुमा दस्त को ही पैचिस कहा जाता है। बार बार दस्त आना, तो बार बार दस्त जब पशु को आते हैं तो अफीम खिलाकर उनके दस्त कम कर सकते हैं। पशु की नाक, मुंह तथा मलाशय से खून बहना किस रोग का लक्षण है? बच्चों पशु की नाक, मुंह तथा मलाशय से जब खून बहता है तो ये लक्षण आपका कौन से रोग का है? ध्यान रखें, ये आपका गिल्टी रोग का है। गिल्टी रोग जो होता है ना, उसी का ये लक्षण है। बढ़ते हैं आगे हम। गिल्टी लक्षण क्या है? तो गिल्टी का जो लक्षण है, इसमें पशु क्या करता है? जुगाली नहीं करता है। जुगाली तो जानते हो आप, रूमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जब वो नहीं करता है। अगर पशु गिल्टी रोग हो जाता है तो उसका ये लक्षण है। चिकित्सक को पशु कब दिखाना चाहिए? बच्चों पशु जब जुगाली बंद कर दे, जुगाली तो जानते हो ना आप लोग, जो पशु भोजन करता है उसको फिर बाद में अंदर से आपका रूमेनेंट में रख लेता है, फिर वहां से लेके आता है मुंह में और बार बार उसको चबाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग जुगाली करना। तो चिकित्सक को कब दिखाना चाहिए? जुगाली ना करे तब, नथुने बंद हो जाए, मुंह लार आने लगे, बहने लगे उसको, ठीक है ना, और कान ठंडे होने लगे, तब उसको हमको किसको दिखाना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों नेक्स्ट है आपका गिल्टी नामक भयंकर रोग किस पशु में अधिक फैलता है? गिल्टी जो बीमारी है, आपको पता है ये भैंस में, गाय में, भेड़ बकरी में ये बीमारी हो जाती है। दुग्ध ज्वर, दुग्ध ज्वर के लिए निम्न में से कौन सा टीका लगवाना चाहिए? तो मैं आपको बता ही चुका हूं, कैल्शियम की कमी से होता है, तो कैल्शियम बोराग्लूकोनेट का आप इसको क्या लगवा सकते हो? टीका लगवा सकते हो। नेक्स्ट है आपका 52वां प्रश्न, लंगड़ी रोग से बचाव के क्या लक्षण हैं? तो लंगड़ी रोग जो होता है इसको हम क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये बता देते हैं। क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होता है बच्चों। और इस रोग में क्या होता है आपका, आखिर इसके लक्षण, बचाव के जो क्या करना चाहिए? तो बचाव के लिए एंटीसीरम लंगड़ी का टीका उसको लगवाना चाहिए। खुरपका मुंहपका नामक संक्रामक रोग किसके द्वारा होता है बच्चों? खुरपका मुंहपका रोग जीवाणु, बिल्कुल गलत है बच्चों, जीवाणु द्वारा नहीं होता है, गलत मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। ये आपका खुरपका मुंहपका वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। एग्रीकल्चर में बच्चों, मतलब पशुपालन में, दो ही बीमारी हैं जो वायरस से होती हैं, एक तो खुरपका मुंहपका और दूसरी जो बीमारी है वो है पशु प्लेग, जिसको हम रिंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। बकरियों में आंत सूजन रोग किसके द्वारा होता है? तो आंत्र जो बकरियों में सूजन आती है वो विषाणु द्वारा होता है, ये जरूर थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। घोड़े की नाड़ी की गति कितनी होती है? तो घोड़ा भी एग्रीकल्चर से संबंधित है, थोड़ा सा याद रखें, 36 से 42 बार प्रति मिनट इसकी होती है। नेक्स्ट है आपका बच्चों 56वां प्रश्न, थन फटने एवं पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर कौन सा मरहम लगाना चाहिए? कई बार क्या होता है कि बछड़ा जो दूध पीता है तो उसके थन को काट देता है, तो वहां पर हमको क्या लगाना चाहिए? बोरिक अम्ल जो होता है, बोरिक एसिड लगा देना चाहिए, उसकी मरहम कर देना चाहिए उसके थनों से। जहरी बुखार, जहरी बुखार जो रोग है बच्चों, आने पर गाय का टेम्परेचर कितना हो जाता है? बच्चों याद रखें, एक चीज यहाँ पर क्लियर करूंगा मैं आपको, 41 डिग्री सेल्सियस, और इसको 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। आपको पता है टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। बच्चों जहरी बुखार की बात यहाँ पर की हमने, जहरी बुखार जो रोग होता है आपको, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। हमारे पशुपालन में एक बहुत सारे रोग हैं, अब मैंने आपको बताया, गलघोंटू है आपका, खुरपका मुंहपका, पशु प्लेग, एंथ्रेक्स जिसको जहरी बुखार कहते हैं, और भी आपके नामों से इन रोगों को जाना जाता है, इनके अन्य नाम भी होते हैं। इसमें हमने देखा कि टेम्परेचर हमेशा बढ़ता है। सिर्फ एक रोग है वो आपको पढ़ चुके हैं, दुग्ध ज्वर। जो दुग्ध ज्वर आपका मिल्क फीवर जिसको बोलते हैं, इसमें हमेशा टेम्परेचर पशु का घटता है। ये चीज़ आप लोग याद रखें, बिल्कुल दिमाग में रखें कि आप दुग्ध ज्वर एक ऐसा रोग है पशु में जिसमें उसका तापमान घटता है। बाकी जितने भी रोग हैं जिसमें पशु को पहले बुखार आएगा, और अगर बुखार आएगा तो आपको पता है कि उसका तापमान बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। स्ट्रिप का परीक्षण किसमें किया जाता है? बच्चों स्ट्रिप का परीक्षण आप लोग जानते हैं क्या होता है। स्ट्रिप का परीक्षण मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, ये थनैला रोग में किया जाता है। थनैला रोग में क्या होता है, पशु के थनों में सूजन आ जाती है और यह रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है।
ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस आपका बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ये बीमारी होती है पशु में। और इसमें होता क्या है बच्चों, पशु के थनों से क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है, आपका लाल दूध होने जाता है। तो उसके लिए हम स्ट्रिप का परीक्षण, एक बर्तन लेते हैं, कप लेते हैं, और कप के ऊपर एक काला कपड़ा डाल करके उसके ऊपर थनों में से जो दूध निकालते हैं, तो जो दूध जो निकलता है और ऊपर जो आ जाता है, तो उसको हम परीक्षण के लिए कहाँ भेज देते हैं, जो आपकी प्रयोगशाला होती है वहां पर इसको लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। आपका ऊपर से ब्लैक कपड़ा पर और जो दूध रखा जाता है और कप में जो दूध आ जाता है उसको, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, वो होता है आपका स्ट्रिप का परीक्षण। किस बीमारी में जुबान तथा गर्दन दोनों में सूजन आ जाती है बच्चों, किस बीमारी, तो ध्यान रखें आपकी बीमारी है हीमोरेजिक सेप्टिसीनिया। इसको गलघोंटू का इंग्लिश नेम है, ये ध्यान रखें। इसको हीमोरेजिक सेप्टिसीनिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, गर्दन में और जुबान में सूजन आ जाती है, इसको गलघोंटू रोग कहा जाता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका 60वां प्रश्न है बच्चों, गलघोंटू के विरुद्ध टीका लगवाने का सबसे अच्छा समय है बच्चों। समय जो है कौन सा है, आप लोग जानते हैं कि गलघोंटू का टीका लगवाने का समय सबसे अच्छा कब है, तो ध्यान रखें मानसून के प्रारंभ में। जब मानसून स्टार्ट हो तभी हमें गलघोंटू रोग का टीका लगवा लेना चाहिए। यानी आपका जो मानसून कब आता है आपको पता है, 21 जून तक आपके यहाँ मानसून आ जाता है। तो उस समय से पहले ही हम लोग लगभग मई जून में हम लोग क्या कर लें, इसका टीका लगवा लेना चाहिए गलघोंटू रोग का पशु में। पतली पोंक किस बीमारी का लक्षण है, इसको हम पतली पोंक भी कहते हैं, बहुत सारे नामों में जाता है। पोंका पोंकनी भी कहा जाता है, माता भी कहा जाता है, शीतला माता भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है बच्चों। रेंडर प्रेस्ट भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखें, बहुत सारे नाम। पशु प्लेग भी इसको कहा जाता है। तो विभिन्न नामों से हमारी ये बीमारियां जानी जाती हैं। और अगर विभिन्न नाम आपको पढ़ना है तो इसकी लो आप, हमारा एक चैप्टर है 12th में, पशु रोग फर्स्ट, पशु रोग फर्स्ट और पशु रोग सेकंड, इनको आप अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी। दिक्कत आ रही है तो आप उनको एक बार पढ़ सकते हो, जहां पे आपको अन्य नाम, मैंने एक एक बीमारी के 7 से 8 नाम बताए हुए हैं। और एग्जाम में यही कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप कोशिश ये करें कि इंग्लिश में याद रखें। इंग्लिश तो बदलेगी नहीं, हिंदी नाम सिर्फ चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप वहां से भी देख सकते हो, हमारे 12th का एक चैप्टर है पशु रोग फर्स्ट और पशु रोग सेकंड, तो उनमें आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। चलिए, बचाव के लिए पशुओं में प्रतिवर्ष गलघोंटू का टीका कब लगा देना चाहिए, तो पहले ही आपने पढ़ लिया है कि बरसात से पहले, मानसून आने से पहले हमको क्या है, गलघोंटू जो रोग है उसका टीका लगा लेना चाहिए, ठीक है, लगवा देना चाहिए जो पशु को गलघोंटू का टीका, ठीक है ना। आगे बात करें, वर्षा ऋतु के बाद अधिकतर कौन सा रोग फैलता है, तो वर्षा ऋतु के बाद की बात करते हैं। कितना अच्छे क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर, कई बार प्रश्न कंफ्यूजन करने के लिए कैसे कैसे प्रश्न दे दिया जाता है कि वर्षा ऋतु के बाद कौन सा रोग फैलता है। तो याद रखें, वर्षा ऋतु के बाद जो रोग फैलता है वो है आपका पोंका पोंकनी, ठीक है ना। ये रोग सबसे ज्यादा फैलता है, याद रहे आपको, ठीक है ना। ये वर्षा के बाद फैलता है, इसमें पशु जो है पिचकारी नुमा दस्त करता है, यानी पशु प्लेग कह सकते हो, रिंडरपेस्ट इसको भी कहा जा सकता है, कहा जाता है, ये भी कहा जा सकता नहीं, कहा ही जाता है। पोंका पोंकनी जो रोग होता है इसमें तेज ज्वर आता है और इसका पशु का तापमान कितना हो जाता है, देखिए 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पशु का टेम्परेचर हो जाता है इस रोग में। रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग या पोंका पोंकनी रोग इसको जाना जाता है। आगे बात करें हम बच्चों, आगे नेक्स्ट है आपका दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है, तो मैं आपको बता चुका हूं, दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। किससे होता है, कैल्शियम की कमी आने पर पशु में आपका दुग्ध ज्वर, जिसको हम मिल्क फीवर कहते हैं, वो आपका हो जाता है। बच्चों 66वां प्रश्न है आपका, ओंठों और मसूड़ों की आंतरिक झिल्ली पर छाले, चाले नहीं है ये छाले होना चाहिए, जब उसके क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, छाले पड़ते हैं बाद में फफोले टाइप के और बाद में फूट जाते हैं, तो वो बहुत खतरनाक होते हैं। किस बीमारी में ये होता है, तो ध्यान रखें ये आपकी किस बीमारी में होता है, जो पोंका पोंकनी है उसमें ये समस्या क्रिएट होती है, ओंठों और मसूड़ों की आंतरिक झिल्ली पर छाले पड़ जाते हैं। बच्चों हम आगे बात करें, किस बीमारी से मरे पशु का शव विच्छेदन नहीं करना चाहिए। बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है आप लोग, किस बीमारी से मरे पशु का शव विच्छेदन नहीं करना चाहिए, बताइए आप लोग।
तो ध्यान रखें, इंथ्रैक्स जो रोग होता है, इसको मुंह पका भी नाम वैसे पका बोल सकते हैं, लेकिन मुंह पका नहीं आएगा। ध्यान रखना, सिर्फ एक ही रोग है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका इंथ्रैक्स बीमारी। इसको तो हटा दीजिए, आप लोग लिख दिया होगा किसी ने। किस बीमारी से मरे हुए पशु का सब विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए? तो ध्यान रखें, इंथ्रैक्स जो बीमारी है इसके आप ध्यान रखें, इंथ्रैक्स रोग का कभी भी विच्छेदन नहीं करें। अगर पशु मर जाता है तो मरने के बाद इसको कोई गाय जैसे कुत्ता वुत्ता जो खा लेते हैं वो नहीं खाना चाहिए इस जंगली जानवर, क्योंकि अगर विच्छेदन हो गया तो ये बीमारी मनुष्य में भी लग सकती है। एक इंथ्रैक्स ऐसी बीमारी है बच्चों जो पशुओं से मनुष्य में भी लग जाती है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। छूत की बीमारियों में एकदम से रोकथाम के लिए जो आपकी इन्फेक्टेड बीमारियां होती हैं, संक्रमण वाली बीमारियां होती हैं, उनकी रोकथाम के लिए कौन सा जैविक उत्पाद प्रयोग में लाया जाता है? तो टीका लगाया जाता है वीसीजी का। किसका? वीसीजी का, इसका आपका टीका लगाया जाता है, ये याद रखें आप थोड़ा सा। बात करें अगर हम आगे बच्चों, 69वां प्रश्न है, पशु को जहरी बुखार होने पर उसके शरीर का टेम्परेचर। तो ध्यान रखें, टेम्परेचर तो बढ़ता है सिर्फ दुग्धजर को छोड़ के, और बाकी सभी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है पशु का। गाय की दुकाजी नस्ल कौन सी है? थारपारकर है, मेवाती है, हरियाणा है, ये आपकी कैसी हैं? दुकाजी नस्लें हैं। दुकाजी नस्ल का मतलब क्या होता है? इनसे दो उपयोग, एक तो इनसे दूध मिलता है, दूध के अलावा इनके जो बैल होते हैं उनका उपयोग हम खेती के लिए भी कर सकते हैं। डबल पर्पज ब्रीड इनको कहते हैं। लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? लाल सिंधी जो नस्ल होती है गाय की, उसमें फैट परसेंटेज कितना पाया जाता है? तो 4.5% उसके मिल्क में आपका फैट पाया जाता है। मादा साहीवाल का वजन कितना होता है? तो मादा जो गाय होती है साहीवाल की, ये आपकी भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, भारत की बात करें। और दुनिया की बात करें तो होल्स्टीन फ्रीजियन है, ये मैं आपको वो बता चुका हूं। गाय की गिर जाति का मूल स्थान कठियावाड़ गुजरात है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, गाय की जो गिर जाति है ना, इसका जो मूल स्थान वो है कहां पर? कठियावाड़ गुजरात में, ठीक है। ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की। औसतन दूध उत्पादन सबसे अधिक किसका है? तो एवरेज, मैं अभी बता रहा था आपको, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में आपका किसका है? साहीवाल जो नस्ल है गाय की, इसका सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है इंडिया में। पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो याद रखें, लाल सिंधी जो नस्ल है ये आपके पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है, और ये दुधारू गाय है, दूध आपका उत्पादन करती है। भारत में मनुष्य तथा पशु का अनुपात कितना है? भारत में मनुष्य तथा पशु का अनुपात है 2:1। मनुष्य 2 भाग हैं और पशु आपके 1 भाग हैं। बात करते हैं हम आगे 77वें प्रश्न की बच्चों। भारत में पशुधन से प्राप्त आय का कुल आय का कितना प्रतिशत है? तो याद रखें, भारत का पशुधन से प्राप्त आय सिर्फ आपका कुल आय का कितना है? 5%। टोटल जो आय होती है उसका 5% हमको लाइव स्टॉक प्रोडक्शन या आपके पशुपालन से प्राप्त होता है। एक एप्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? तो एक एप्यूल जो वैक्सीन होती है वो 5 मुर्गियों को हम लोग लगा सकते हैं। हरा चारा खाने के बाद पशु के दूध में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? अगर पशु हरा चारा खाता है तो उसके दूध में आपके किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ध्यान रखें आप लोग, विटामिन ए होता है जिसको हम रेटिनोल के नाम से जानते हैं, इसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट है आपका, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है, ध्यान रखें आप लोग। भेड़ का छोटा बच्चा होता है, बच्चा होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। आगे अगर हम बात करें बच्चों 81वें प्रश्न की, 81वां प्रश्न है, गाय भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हम हाथ रखकर देखी जाती है? तो ध्यान रखें, आपकी कौन सी धमनी होती है बता सकते हैं आप लोग? बताइए, कॉक्सिजियल धमनी होती है। कौन सी होती है? कॉक्सिजियल आपकी धमनी होती है। देखिए आप लोग, कौन सी धमनी होती है? कॉक्सिजियल धमनी। ये पूंछ में पाई जाती है, ये भी मैं बता देता हूं कहां पाई जाती है। कॉक्सियल धमनी पूंछ में होती है, जिससे हम क्या करते हैं? बकरी की नाड़ी गति या भैंस बकरी किसी की भी आपकी उसकी नाड़ी गति चेक करते हैं, ठीक है ना। पशुओं की नाड़ी गति चेक करने के लिए हम लोग कॉक्सिजियल धमनी का उपयोग करते हैं, जो कि पशु की पूंछ पर पाई जाती है। सुजाता किसकी जाती है? बताइए। ये तो सुजाता तो भैया गेहूं की है, लेकिन देखिए सुजाता गाय की भी एक आपकी नस्ल है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलिए, आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन है ये। कृष्णा घाटी किसकी जाती है? बताइए।
इस प्रकार की आपके प्रश्न कभी आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन यूपीएससी एमपीएससी जो बच्चे करते हैं ना, उसमें इस तरीके के प्रश्न मिल जाते हैं। एमपीपीएटी में तो कम पूछे जाते हैं इतने टफ प्रश्न, लेकिन आपका क्योंकि बड़े लेवल पे है तो ऐसे प्रश्न आपके मिल जाते हैं यूपीएससी एमपीएससी में। चलिए बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट आपका लोला। लोला नस्ल गाय की किस नस्ल को कहा जाता है? लोला, देखिए बच्चों, लोला जो है वो साहिवाल को कहा जाता है, क्योंकि इसका लाल कलर होता है पहली बात, और इसकी ढीली त्वचा होती है। क्या होती है? ढीली त्वचा होने के कारण इस गाय को लोला के नाम से भी जानते हैं ये लोग। ये चीज़ आप जरूर याद रखें, क्योंकि इसको लोला कहा जाता है साहिवाल को। ये ढीली त्वचा होती है, बहुत लटकती त्वचा होती है, इसलिए इसको लोला के नाम से जानते हैं। 85वां प्रश्न है बच्चों आपका, अमृत महल जाति के बैलों का शरीर का वजन कितना होता है? तो अमृत महल के जाति का बैलों का जो वजन होता है 498 किलोग्राम एक बैल का वजन होता है। बुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? बुल्की चाल का मतलब होता है जो आपकी तेज चलती हो, तेज चलने वाली जो नस्ल है, या सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है जो, वैसे आपकी नागौरी, नागौर यानी राजस्थान की नस्ल है। वैसे आपकी कॉकरेज जो है, इसके बैल बहुत तेज चलते हैं, ध्यान रखें। सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध है कॉकरेज, और बुल्की चाल के लिए नागौरी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। बात करें 87वें प्रश्न की बच्चों, गाय की दूध में वसा की मात्रा। तो गाय के दूध में 4.92% लगभग 4.92% फैट पाया जाता है, अगर हम एवरेज की बात करें तो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें बच्चों, गाय की ऐसी कौन सी जाति है जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं? बताइए आप लोग। तो बच्चों बताइए किसके पशु जो होते हैं सिर उठाकर चलते हैं? तो याद रखें, कॉकरेज जो नस्ल होती है इसके पशु बहुत तेज चलते हैं। पशु का मतलब है बैल बहुत तेज चलते हैं, ठीक है ना। सवाई चाल के नाम से इनको जाना जाता है, और वो है कॉकरेज। भारत के विश्व के गाय पशु लगभग कितना है? तो भारत में विश्व की लगभग 15% गाय पाई जाती हैं। दुधारू गाय की प्रजाति थारपारकर, ये धा नहीं है, था है, इसको कर लीजिए, मिसप्रिंट बहुत किया इसने। थारपारकर और देवनी, ठीक है ना, याद रखें, ये आपकी दुधारू नस्ल है गाय की। आगे बात करें, जाफराबादी भैंस है। जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? तो ये जाफराबादी अधिक दूध देती है, ध्यान रखें। ये दूध, वैसे तो मुर्रा से ज़्यादा दूध कोई नहीं देता। मुर्रा एक ऐसी नस्ल है जो सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन करती है दुनिया में। गुजरात की भैंस नीली रावी। नीली रावी एक भैंस होती है जिसकी आपकी आंखें कैसी होती हैं? सब जानते हैं, कैरी आंखें होती हैं, जिसका उत्पत्ति स्थान गुजरात है। अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति कौन सी है? तो भदावरी, दा है यहाँ पे, दा कर लेना आप लोग। भदावरी नस्ल है, और इसके दूध में सबसे अधिक वसा 13% पाया गया है। 13% तक वसा आपका इसमें पाया जाता है। दुनिया की सबसे अधिक फैट परसेंटेज वाली आपकी नस्ल है, इसके मिल्क में 13% तक वसा देखा गया है। बच्चों आगे बात करें, बर्फीले एवं मरुस्थलीय स्थानों पर पाला जाने वाला कौन सा पशु है? तो बर्फीले एवं मरुस्थलीय स्थानों पर पाला जाने वाला पशु है बकरी। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर आपकी बकरियां बहुत भयंकर मिलती हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं और वहां पर वो रहती हैं, विभिन्न आपकी बकरियां, आपने देखा होगा जनरली। बात करें अगर आगे, दूध, मांस व उन तीनों प्रदान करने वाली, नहीं, दूध, मांस और आपका जो क्या मिलता है, आपके ऊन भी मिलते हैं। ऊन नहीं, यहाँ को ऊन कर लीजिए आप इसको, दूध, मांस और ऊन, तीनों चीजें इनसे मिलती हैं। तो वो किससे मिलती हैं? मेवाड़ी आपकी बकरी होती है, इससे तीनों चीज हमको मिल जाती है। दूध मिलता है, मांस मिलता है और ऊन भी मिलती है, यानी बूल, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बूल बोला जाता है, ठीक है ना। भारत में विश्व की कुल भैंसों की प्रतिशत संख्या कितनी है? बताइए बच्चों, भारत में विश्व की कुल भैंसों की प्रतिशत संख्या कितनी है? ध्यान रहे, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या आपकी है 54%। टोटल मतलब सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती हैं इंडिया में, ध्यान रखें आप लोग, 54%। और भी बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में भैंसों के द्वारा कुल दूध उत्पन्न किया जाता है कितना? टोटल वर्ल्ड की बात करें तो 52% मिल्क हमको इनसे ही मिल जाता है। महाराष्ट्र का भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित नहीं है? तो पशुपालन कृषि फार्म माधुरीकुंड महाराष्ट्र का भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो याद रखें, ये है होना चाहिए, नहीं है कर दिया है। पशुपालन एवं कृषि फार्म माधुरीकुंड ये आपका, ठीक है। मांस वाली बकरी की प्रजाति नहीं है बच्चों, मांस वाली बकरी की प्रजाति नहीं है, तो याद रखें सूरती जो है, सूरती आपको पता है, और ये आपकी यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है। सुरती, मांस वाली बकरियां ब्लैक बंगाल है, एक चीज क्लियर करना है आपको, यहाँ पे कर देता हूँ। सूरती यहाँ गलत टाइप हुआ है, सूरती आपकी जो है ना, ये भेड़ की भी है और
भैंस की भी नस्ल है, ध्यान रखें, सूरती नाम है। ये तो एक भैंस की भी है और आपकी सूरती बकरी भी होती है, आई थिंक या भैंस होती है। ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा देख लें आप इसको, कन्फ्यूज़न को मैं दूर अभी तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूज़ हो रहा है यहाँ पर कि मांस वाली बकरी है या भेड़ होती है ना। भैंस तो होती है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि मांस वाली बकरी की प्रजाति नहीं है। तो सूरती ने मांस वाली बकरी है, ब्लैक बंगाल है, बिल्कुल सही बात है। असम हिल है, वाइट बंगाल है, ये आपकी मांस वाली जाती हैं। चलो देखते हैं इसको। दूध न देने वाली बकरी का क्या नाम है? दूध जो नहीं देती है, जमुनापारी, सिरोही, बीटल दूध देने वाली बकरी नहीं है। ठीक है, दूध देने वाली बकरी नहीं है। पश्मीना और हिल, बाकी दूध देने वाली बकरी ये तो हैं, जमुनापारी, सिरोही, बीटल ये तो दूध देती हैं भैया। और जो नहीं है वो है पश्मीना हिल, जो दूध नहीं देती है। चलिए 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं आपके। बच्चों समझ में तो आ रहा होगा, कहीं समझ में अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछें। कहीं यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ मिली हैं, तो हम लोग अगली बार से कोशिश करेंगे कि जो मिसप्रिंट हुआ है वो मिसप्रिंट ना हो। और कई क्वेश्चन में डाउट भी हुआ है तो उन प्रश्नों को आप लोग थोड़ा सा लिख लें और उनको देखने की कोशिश करें, नहीं मैं तो कल फिर बता ही दूंगा उनको। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।